तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा किस तरह से जाता है। मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं, ये पहला है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। तो समांतर क्रम में आपको करना क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के प्रथम सिरों को एक कॉमन बिंदु पर जाकर के जोड़ देना है। ये रहा वो कॉमन बिंदु, उसको नाम दे देते हैं हम A। यहां ला करके मैंने सभी के प्रथम सिरों को जोड़ दिया और सभी प्रतिरोधों के जो दूसरे सिरे हैं उनको फिर से एक दूसरे बिंदु पर जोड़ देना है। इसको हम उभयनिष्ठ या कॉमन बिंदु कह सकते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध है और ये है तीसरा प्रतिरोध। तो इस प्रकार से जब प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है कि सभी के प्रथम सिरे एक बिंदु पर, सभी के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर, तो ये जो संयोजन है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। अब हमें इस समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पता करना है कि इन सभी को हटा करके अगर मैं एक प्रतिरोध लगाना चाहूं तो वो अकेला प्रतिरोध क्या होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि एक बैटरी पहले इन दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच में लगा देनी है और मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो विभवांतर है वो है V, जिसकी सहायता से हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये है कि इन तीनों ही प्रतिरोधों को हटा करके अगर मैं एक अकेला प्रतिरोध लगा देता हूं जिसको मैं मान लेता हूं R इक्विवेलेंट, और उसको मुझे लगाना है उसी बैटरी से जिससे ये पूरा संयोजन जुड़ा हुआ था। तो अगर ये तीनों प्रतिरोध मिलकर के इस बैटरी से विद्युत धारा I खींच रहे थे तो ये अकेला प्रतिरोध उस बैटरी से उतनी ही विद्युत धारा ले जितना कि पूरा का पूरा संयोजन मिलकर के ले रहा था। तो ये अकेला प्रतिरोध क्या कहलाएगा? इस समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि विद्युत धारा आगे जाएगी और बिंदु A पर पहुंचने के बाद इसके पास 3 रास्ते हैं। तो तीनों ही प्रतिरोधों में ये प्रतिरोधों के अनुसार क्या हो जाएगी? बट जाएगी। पहले में मान लेते हैं I1 चली गई, दूसरे में I2 और तीसरे में चली गई I3। अब ये विद्युत धारा R1 में प्रवाहित होने के बाद यहाँ आएगी, बिल्कुल इसी तरह से I2 R2 में प्रवाहित होने के बाद यहाँ आएगी और I3 जो है वो R3 में प्रवाहित होने के बाद यहाँ आएगी। तो जो विद्युत धारा हमारी बैटरी से चली थी बिंदु A पर आने के बाद 3 भागों में टूट गई प्रतिरोधों के अनुसार। फिर यहाँ आने के बाद वो तीनों ही विद्युत धाराएं जुड़ करके फिर से क्या बन जाती हैं? I, और बैटरी में वही विद्युत धारा वापस लौट कर आ जाती है जो बैटरी से चली थी। ध्यान रहे कि हमेशा बैटरी से जितनी करंट बाहर जाती है उतनी ही करंट या विद्युत धारा वापस लौट कर भी आती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपने विद्युत धारा को जो परिपथ में बांटा है वो ठीक तरीके से नहीं बांटा है। और इस तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद्युत धारा के पास कोई रास्ता था ही नहीं जहां वो बटे। तो ये विद्युत धारा आई गई और R इक्विवेलेंट के अंदर घूम करके बैटरी में वापस लौट कर आ गई। अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हो कि पहला प्रतिरोध हो चाहे दूसरा प्रतिरोध चाहे तीसरा प्रतिरोध, सभी के सिरों पर जो विभवांतर है वो बराबर होता है। किसके बराबर? VA माइनस VB के। और VA किसके बराबर है? बैटरी के धनात्मक सिरे का जो विभवांतर है उसके बराबर, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। और VB किसके बराबर है? बैटरी के ऋणात्मक सिरे के बराबर। और इन दोनों का विभवांतर होता है बैटरी का विद्युत वाहक बल, जिसे मैंने कितना मान रखा है? V। तो ध्यान रखें कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो लगाई गई बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। और इन तीनों को हटा करके अगर मैं एक भी लगाता हूं तो उसके सिरों पर भी जो विभवांतर आता है वो भी लगाई गई बैटरी के बराबर ही आता है। तो ये है समांतर क्रम संयोजन से संबंधित पहला गुण कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो किसके बराबर है? लगाई गई बैटरी के बराबर। और उतना ही विभवांतर तुल्य प्रतिरोध के सिरों पर भी आ रहा होता है। और बात करें अगर विद्युत धारा की, तो समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनमें विद्युत धाराएं क्रमशः कितनी है? I1, I2 और R3। लेकिन ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है इसमें विद्युत धारा कितनी जा रही है? I, मतलब वो विद्युत धारा जो बैटरी से चली थी। तो ये विद्युत धारा जो बैटरी से चली है और इन प्रतिरोधों में ये जो विद्युत धाराएं, इनके बीच में एक संबंध है कि बैटरी से जो विद्युत धारा जारी होती है वही तो 3 भागों में टूटी है। तो I किसके बराबर है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के। कि बैटरी से जाने वाली विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों के अंदर जो विद्युत धाराएं हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अगर 4 प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में लगे होते तो उस विद्युत धारा को 4 भागों में टूटना होता
और तब I किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इसी तरह से 2 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। अब हमारा I1, I2 और I3 निकले कैसे? देखो, पहला जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर मुझे पता है, लगाई गई बैटरी के बराबर। प्रतिरोध दिख रहा है तो ओम के नियम का प्रयोग करके कि V किसके बराबर होता है, I इंटू R के, तो I1 का मान निकाला जा सकता है। I1 किसके बराबर आ जाएगा, V अपॉन R1 के। इसी तरह से आप दूसरे प्रतिरोध के लिए लगा सकते हो कि विभवांतर तो V होगा, किसके बराबर, I2 इंटू R2, तो I2 किसके बराबर आएगा, V अपॉन R2 के। ये I3 किसके बराबर आएगी, V अपॉन R3 के। और जब आप यहां पर लगाओगे तुल्य प्रतिरोध के लिए ओम का नियम, तो विभवांतर तो वही है बैटरी का V, और वो किसके बराबर होगा, I इंटू में R इक्विवेलेंट। तो यहां से जो कुल विद्युत धाराएं जो बैटरी से जा रही है वो किसके बराबर आ जाएगी, V अपॉन में R इक्विवेलेंट के। तो I हो या I1, I2, I3 सभी के मान हमें पता लग गए, उसको इस समीकरण में ले जाकर के रख देते हैं। तो I की जगह तो हमें रखना है V बटे में R इक्विवेलेंट, I1 की जगह कितना, V बटे R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। इन तीनों में से V कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेकर के कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि इस समीकरण से हमें क्या समझ में आता है। देखो, हमारे पास 3 प्रतिरोध थे, R1, R2 और R3, उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और इन तीनों को हटा करके हमें एक प्रतिरोध लगाना है जिसे हम कहेंगे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो समीकरण ये समझा रहा है कि जिन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है उनके व्युत्क्रमों का जो योग है, पहले उनका तो आप व्युत्क्रम ले लो और फिर उसका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 ही प्रतिरोध हो, 4 अगर हैं तो सभी का आप व्युत्क्रम लें और सभी के व्युत्क्रमों का योग जो होगा प्लस 1 अपॉन R4 भी करना पड़ेगा, किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के। और ऐसा भी नहीं है कि 4 ही प्रतिरोध हो, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 टिल कहां तक, 1 अपॉन Rn किसके बराबर होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के। अगर हमारे पास n प्रतिरोध है तो n के n प्रतिरोधों के जो व्युत्क्रम हैं उनका जो बीजगणितीय योग है वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। और अगर सभी प्रतिरोध समान हैं, मतलब R1, R2, R3 सभी का मान समान है, तो आप ये भी कह सकते हो 1 बटे R प्लस 1 बटे R कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, ये n बार। तो n टाइम्स अगर आप इसको जोड़ देते हो किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटे R इक्विवेलेंट के। और 1 बटे R इक्विवेलेंट यहां से कितना आएगा, n बटे R। और यहां से अगर हम R इक्विवेलेंट निकालने दोनों साइड का व्युत्क्रम लेकर के, तो वो कितना आ जाएगा, R बटे n के। तो ये जो हमारा रिजल्ट है उसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमने n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है जो सभी समान हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एक प्रतिरोध को प्रतिरोधों की संख्या से विभाजित करने के बाद मिलेगा। मान लो मैंने 6 ओम के 10 प्रतिरोध लिए और सबको समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, एक का प्रतिरोध 6 ओम, प्रतिरोधों की संख्या 10, तो 6 बटे 10 से कितना आ जाएगा, 0.6 ओम। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार सभी प्रतिरोध या तो समांतर क्रम में ही होंगे या फिर श्रेणी क्रम में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि संयोजन हमारा मिश्रित हो, जिसमें कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, कुछ श्रेणी क्रम में हो। तो इस परिपथ का या इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं या इस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।